आज हम इस ऑनलाइन क्लास में मेवाड़ के महान पराक्रमी शासक सिसोदिया वंशी महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि महाराणा मोकल की जीलवाड़ा में चाचा व मीरा द्वारा हत्या कर दी गई थी और ऐसी स्थिति में महाराणा कुंभा को विषम स्थिति में मेवाड़ की राजगद्दी 1433 ईस्वी में मिली। क्योंकि इतिहास में पहले की घटी घटनाएं हमेशा भावी घटनाओं को प्रभावित करती हैं, अतः हम महाराणा कुंभा से पहले के जो सिसोदिया शासक हुए उनका संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता है कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खलजी ने 1303 ईस्वी में अधिकार कर दिया और जो रावण शाखा का शासक था रतन सिंह, वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खलजी ने इसके ऊपर अधिकार करके अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। इस प्रकार से चित्तौड़ के ऊपर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। परंतु खिजर खां को यहाँ पर निरंतर परेशान किया गया। गुहिल वंश की एक छोटी शाखा है सिसोदा शाखा, ये गुहिल यानी 1303 ईस्वी तक जिन्होंने चित्तौड़ से शासन किया था वे गुहिल वंशी शासक थे और इसी की एक छोटी शाखा है सिसोदा शाखा। इसके एक सरदार थे जिसका नाम था अमीर। इन्होंने क्या किया? निरंतर खिजर खां को परेशान किया। इस वजह से अलाउद्दीन खलजी ने खिजर खां को वापस बुला लिया कहां पर? दिल्ली। और उसकी जगह किसको नियुक्त कर दिया? मालदेव को नियुक्त कर दिया। मालदेव, ये मालदेव कौन है? ये जालौर का जो शासक थे कान्हड़ देव, उन्हीं के भाई मालदेव उसमें अलाउद्दीन के खेमे में थे। मालदेव को भी निरंतर अमीर ने परेशान किया। मालदेव की मृत्यु के बाद में चित्तौड़ के अगले प्रशासक बने, उनका नाम था बलवीर अगले प्रशासक बने। परंतु अमीर ने इनको भी परेशान करता रहा और 1326 ईस्वी में अमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये अमीर कौन है? अमीर के जो दादा थे लक्ष्मण सिंह, अमीर के दादा का नाम था लक्ष्मण सिंह। इन्होंने अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के दौरान चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने 7 पुत्रों सहित वीरगति प्राप्त की थी। लक्ष्मण सिंह इनके दादा थे। उन्हीं के संतान हुए, उन्हीं के बाद के नेतृत्व करता रहे अमीर, जिन्होंने अपनी वंश परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए चित्तौड़ को विदेशी आधिपत्य से मुक्ति दिलवाई और 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी। अब हम थोड़ा संक्षिप्त इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं, अमीर से लेकर के मोकल तक। पहले शासक हुए सिसोदा वंश के, उनका नाम था हमीर, जिन्होंने 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक शासन किया। ये तो हम देख ही चुके हैं कि हमीर सिसोदा शाखा के सरदार थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खलजी के पुत्र खिजर खां, बनवीर और मालदेव और बनवीर को निरंतर परेशान किया और बाद में 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर ली। और इस प्रकार से उनका विषम परिस्थितियों में दिखाए गए उत्साह की वजह से कुंभाकालीन जो प्रतिस्तंभ प्रशस्ति है उसमें इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन और वीर राजा, यानी ये उपाधियां थी। विषम घाटी पंचानन और वीर राजा कुंभाकालीन प्रतिस्तंभ प्रशस्ति में इनकी संज्ञा दी गई है कुंभा के समय। तो इस प्रकार ये विषम स्थिति में सिंह के समान गर्जन करने वाले व्यक्ति थे, शेर के समान साहस का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति थे। अमीर से पहले के जो सिसोदा शासक थे, जो गुहिलवंशी शासक थे, उनको रावल कहा जाता था। अमीर से पहले जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? रावल। और अमीर के बाद में या अमीर से लेकर के जो शासक बने सिसोदा वंश थे उनको राणा या महाराणा, ये एक प्रकार से उनकी उपाधियों में परिवर्तन हुआ। अमीर के बाद में जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम था क्षेत्र सिंह। जैसा कि आप इनके बारे में जानते हो, क्षेत्र सिंह ने
1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक शासन किया। और इस समय में दिल्ली के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी साम्राज्य विस्तार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। इस वजह से जितने भी प्रादेशिक राज्य थे उस समय देश में, वो अपने प्रादेशिक स्थिति को मजबूत करने में और अपने क्षेत्र विस्तार के नीति में संलग्न थे। इसी के तहत इन्होंने भी प्रयास किया था वागड़ वाले इलाके के ऊपर अपने नियंत्रण के लिए। उसमें कुछ कामयाब भी रहे थे। इसके साथ इन्होंने अपने एक अवैध विवाह आ गया, ये अवैध संतानी कहती हैं, एक विवाह किया था और उनसे चाचा और मेरा नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए उनको। चाचा व मेरा जो इनकी उपपत्नी की संतान थे, छत्र सिंह की उपपत्नी की संतान थी। चाचा और मेरा फातिन कोई थी वो, तो चाचा और मेरा क्योंकि बाद में इनके बारे में वरदान रहेगा, इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा की है। छत्र सिंह के बाद में हमने जो शासक थे वे थे लक्ष्य सिंह, या इनको लाखा कहा गया है, लाखा भी कहते हैं। इन्होंने 1382 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक शासन किया। अब क्योंकि आप इनके बारे में जानते हो कि इनके समय में एक तो ये घटना घटी कि जावर जो इलाका है उदयपुर के दक्षिण में, यहाँ पर चांदी की खुदानी हुई है, यहाँ से चांदी निकलती थी भरपूर मात्रा में। तो इस चांदी की मदद से महाराणा लक्ष्य सिंह ने काफी दुर्गों का निर्माण कराया, महलों मंदिरों का निर्माण कराया। उसके बाद में दूसरा इन्होंने क्या किया, थोड़ा जो झील है उसके बांध का निर्माण भी महाराणा लक्ष्य सिंह के समय में हुआ। उसके बाद में वो महत्वपूर्ण घटना ये है कि इन्होंने अपने वृद्धावस्था के दौरान मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया। इसके साथ विवाह किया हंसाबाई से, जो मारवाड़ के शासक, ये मारवाड़ की राजकुमारी, यानी जो जोधपुर वाला इलाका है, ये कह सकते उसको जोधपुर की स्थापना नहीं हुई थी, मारवाड़ कहते थे। मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई तो किसकी पुत्री थी, चुंडा, राव चुंडा की पुत्री थी, इनके साथ विवाह किया। उस दौरान जो लक्ष्य के बड़े पुत्र थे उनका नाम भी चुंडा था, लक्ष्य के बड़े पुत्र का भी नाम चुंडा था। और उनको ये कहना पड़ा कि अगर महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह को हंसाबाई से कोई पुत्र प्राप्त हुआ तो वह राजगद्दी का त्याग कर देगा। विवाह के 13 महीने बाद में लक्ष्य सिंह को हंसाबाई से पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था मोकल। तो इस प्रकार से चुंडा ने अपनी पहले की गई बात के अनुसार मेवाड़ की गद्दी से अपना त्याग कर दिया, या उन्होंने उससे अपने को अलग कर दिया। अब 1397 ईस्वी में क्या होता है कि इनका देहांत हो जाता है और अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं मोकल। मोकल का शासनकाल रहा 1397 से 1433 ईस्वी। अब आपको पता ही है कि मोकल जब शासक बने तब अलग व्यस्त थे और शासन का ज्यादातर जो प्रबंध था मोकल अपने परामर्श ज्यादातर चुंडा की मदद से करता था। चुंडा सलाहकार थे, वरिष्ठ व्यक्ति जैसे जोधिया वंश के। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, मोकल के हंसाबाई के साथ और हंसाबाई के भाई रणमल के साथ संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। अब हंसाबाई आपको पता ही है, ये मारवाड़ की राजकुमारी थी, लाखा की पत्नी थी। अंतिम दिनों में विवाह हुआ था इनका। उनका शासन में धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ गया, तो ये जो चुंडा थे इनके साथ इनके संबंध कटु हो गए। तब चुंडा को क्या हुआ, मजबूरी में मेवाड़ छोड़ करके मालवा चले जाना पड़ा। उसमें मालवा के जो शासक थे वो सिंहसार थे मालवा में, और चुंडा ने जाने से पहले अपने भाई राघव देव को मेवाड़ में छोड़ दिया ताकि वह मेवाड़ में राठौरों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम कर सके, शक्ति संतुलन बना रहे। अब क्या होता है, क्योंकि मोकल उसमें अलग व्यस्त थे और उस अलग व्यस्तता का फायदा उठाने का प्रयास किया पड़ोसी राज्यों ने। पड़ोसी राज्य जो पूर्व में थे डूंडी के शासक थे, पश्चिम वाले ये सिरोही के देवराज चौहान थे। इसके अलावा मुस्लिम रियासतों में नागौर के मुस्लिम फिरोज खान शासक था, मालवा में हुसैन शाह शासक था और गुजरात में अहमद शाह शासक। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी मोकल के साथ मालवा की। मालवा का शासक कौन था, हुसैन शाह। हुसैन शाह है, ये मालवा के शासक थे और ये बड़े साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, गागरों पर आक्रमण किया। इसके ऊपर आक्रमण किया गागरों पर, और उसमें गागरों का शासक था अचल दास खिंची। अचल दास खिंची यह अचल दास खिंची था, यह मोकल का संबंधी था। अचल क्या हुआ
कि होशंगाबाद ने अचलदास खिलची पर आक्रमण करके गागरों पर अधिकार कर लिया और उस में अचलदास खिलची लड़ता हुआ मारा भी गया था। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी क्षति थी किसके लिए, मोगल के लिए, क्योंकि गागरों था वह मेवाड़ का सीमावर्ती दुर्ग था और वह हमेशा मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा करने में बड़ी मदद करता था मालवा की ओर, और इस प्रकार से वह मालवा के नियंत्रण में चले जाने से मेवाड़ की जो सीमा चौकी थी वह ध्वस्त हो गई और आसानी से मालवा के शासक गागरों को केंद्र बनाकर मेवाड़ वाले इलाके में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकते थे। इस प्रकार से यह एक क्षति रही इसके समय में, मोगल के समय में, कि गागरों का इलाका था वह मालवा के शासक होशंगाबाद द्वारा जीत लिया गया। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि फिरोज खान साथ भी इनका संघर्ष हुआ था। नागौर के शासक थे फिरोज खान, नागौर के शासक थे फिरोज खान, और इसमें भी मेवाड़ की सेना की पराजय की जानकारी मिलती है ग्रंथों में। उसके बाद में जो गुजरात के शासक थे उनका नाम था अहमद शाह। गुजरात में मोगल देश में कौन शासक थे, अहमद शाह। अहमद शाह के वृत्तांतों से हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने 1433 ईस्वी में नागौर अभियान किया था और नागौर आदेश में उन्होंने मेवाड़ के जो देलवाड़ा केलवाड़ा वाले इलाके में लूट मचाई थी, क्योंकि ये आगे बढ़ गए थे। और इसी दौरान एक घटना घटती है, आपको पता है कि जब नागौर आ रहे थे मेवाड़ के रास्ते से, तब उनका मुकाबला करने के लिए मोगल को सैन्य प्रस्थान करना पड़ा था और उन्हीं के 1433 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा एक जगह है जीलवाड़ा, वहां पर इनका वध कर दिया गया चाचा और मेरा द्वारा। अभी हम देखते हैं उनको। इसके साथ जो पड़ोसी बूंदी था उन्होंने मांडलगढ़ वाले इलाके पर अधिकार कर लिया था। जो देवराज चौहान थे वो पश्चिम क्षेत्र में उत्पाद मचाए गए थे। इस प्रकार यूँ कहें कि महाराणा कुंभा जब 1433 ईस्वी में शासक बने मेवाड़ के, तब उनकी स्थिति बड़ी विकट थी। अब हम देखते हैं कि कुंभा और उसके पहले के बाद के पहले के शासकों के बारे में जानकारी की स्रोत क्या है। तो कुंभा के समय में जो भी उनके ग्रंथ लिखे गए, जैसे उन्होंने स्वयं रसिकप्रिय नामक ग्रंथ लिखा था, रसिकप्रिय। ये जो जयदेव की पुस्तक है, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर लिखी थी टीका है माणकुंभा की रसिकप्रिय। इसमें भी उनकी उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में दूसरी जो जानकारी का स्रोत है वो है एकलिंग महात्म में। एकलिंग महात्म में से भी माणकुंभा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसका जो प्रथम भाग है एकलिंग महात्म्य का राजवर्णन है, उसका नाम है राजवर्णन। राजवर्णन की रचना स्वयं कुंभा ने की थी। तो राजवर्णन से भी या एकलिंग महात्म्य से भी माणकुंभा के सिंहासनारोहण, राज्य विस्तार, उनके द्वारा किए गए दूसरे सांस्कृतिक कार्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद में तीसरा है ये कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, और चौथा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का, प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी राजा, किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का जिक्र जिस में होता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। तो इसमें कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उनके समय में जितने भी युद्ध हुए, जितनी लड़ाइयाँ हुई, उनके बारे में, उनमें हुई विजय के बारे में, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में सारी जानकारी हमें कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। अब हम देखते हैं शासक बने 1433 ईस्वी में, तब कैसी स्थिति थी महाराणा कुंभा की। तो उसके उनके सामने समस्याएं थी, दो प्रकार की समस्याएं थी। उनमें पहली जो समस्या थी वो थी आंतरिक समस्या। आंतरिक समस्या इनके अपने संबंधियों की बदौलत थी, और दूसरा है बाहरी समस्या। यानी कुंभा के समय दो प्रकार की समस्याएं थी, एक तो आंतरिक समस्या और दूसरी थी बाहरी समस्याएं। अब आंतरिक समस्याएं क्या थी? उनके अपने संबंधी चाचा है मेरा, या आपको पता ही है चाचा व मेरा महाराणा छत्र सिंह जिनको खेता कहा गया वो अवैध संतानें थी। और बाहरी समस्याओं में हम देखते हैं, उससे पहले बाहरी समस्या देख सकते हैं। बाहरी समस्याओं में एक तो पड़ोसी राजपूत राज्य जिनमें सिरोही के देवड़ा चौहान, सिरोही के देवड़ा और सिरोही के देवड़ाओं के बाद में दूसरा है बूंदी,
बूंदी के हाड़ा, उसमें सिरोही के शासक थे सहसमल और बूंदी के शासक थे बैरिसाल। ये दो राजपूत रियासतें थी जिनके साथ इनके संबंध लंबे समय तक तनावपूर्ण है। यद्यपि बाद में रणमल के वध के बाद में मारवाड़ के साथ भी इनके संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि ये बाद की घटनाएं हैं, प्रारंभिक समस्याओं में हम इनको शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में नागौर का जो शासक था वो फिरोज खां की मृत्यु के बाद वहां पर भी कुंभा के साथ संबंध खराब हो गए थे। चौथा है मालवा। तो मालवा में 1435 में होशंगशाह की मृत्यु हो गई थी। होशंगशाह की मृत्यु के बाद में जो महमूद खलजी शासक बना, महमूद खलजी, उसने बड़ी समस्याएं पैदा की थी महाराणा कुंभा के समक्ष। मालवा महमूद खलजी होशंगशाह के बाद में 1435 में बना। 1433 से 35 तक शासक रहा होशंगशाह, उसके बाद में महमूद खलजी। पांचवा जो शासक था या समस्या थी वो थी गुजरात। गुजरात में जब महाराणा कुंभा शासक बने तब वहां के शासक थे अहमद शाह। अहमद शाह 1442 ईस्वी तक शासक रहे। उसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद में कुतुबुद्दीन अहमद शाह के बाद में दाऊद खां के बाद में महमूद बेगड़ा यानी फतेह खां, जो महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, वो शासक बने। तो ये इनके पड़ोसी राज्य थे जो कि महाराणा कुंभा के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहे थे। इन्हीं के बारे में हम चर्चा